फिर से चालू करना। गुड गुड गुड, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबके लिए जो सबसे सरल जो तरीका है, जो सबसे सरल फ्रेमवर्क है, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार में, जिससे कि एक एक व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप जान पाए। अगर किसी एक पॉइंट पर अपनी बात रखनी है तो हम कैसे रख सकते हैं। आर वी रेडी? डू आई हैव द परमिशन टू शेयर विथ यू द प्रेप फ्रेमवर्क इन डिटेल? ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए, जैसा कि राकेश साहब ने बोला कि प्रेप स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट, आर स्टैंड्स फॉर रीजन, ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल एंड पी अगेन स्टैंड्स फॉर पॉइंट। अब प्रेप क्यों फॉलो करना चाहिए, प्रेप कब फॉलो करना चाहिए, इसको जानने के पहले यह समझ लीजिए कि अपने आप से जब भी स्पीच देने आप जाएं तो एक क्वेश्चन आपको खुद से जरूर पूछना है। वो ये है कि व्हाट डू आई वांट माय ऑडियंस टू नो। व्हाट डू आई वांट माय ऑडियंस टू नो। मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को क्या जनवाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, क्या उनको समझ में आनी चाहिए। अगर आपका ये क्लियर है तो फिर आपको बहुत बढ़िया डिलीवरी करने में मदद करेगा। व्हाट डू आई वांट माई ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, व्हाट डू आई वांट माई ऑडियंस टू नो। सिंपल, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, देखिए विवेक जी अभी आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, व्हाट डू आई वांट माई ऑडियंस टू फील। ठीक है, पहला पॉइंट था व्हाट डू आई What do वांट I माई ऑडियंस टू नो। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट डू आई वांट माई ऑडियंस टू फील। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट माई ऑडियंस टू। उनको क्या जानना चाहिए, उनको क्या महसूस करना चाहिए, और उनको ये सब जानने समझने के बाद क्या करना चाहिए। कॉल टू एक्शन। अगर आपकी स्पीच में कॉल टू एक्शन होगा तो ऑडियंस डेफिनेटली कुछ संदेश घर लेके जाएगा, उस पर काम करने के लिए प्रेरित हो पाएगा, और सच में उसके लिए उस सेशन मेमोरेबल हो पाएगा। Unless until you are having a call to action for your audience, then it is least likely to leave an impact. इसलिए अगर अपने स्पीच के इंपैक्ट को बढ़ाना चाहते हो, इसको मोर रिलेटेबल बनाना चाहते हो, इसको और मेमोरी प्रोन बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मेरा ऑडियंस इस स्पीच के बाद क्या जानेगा, मेरा ऑडियंस इस स्पीच के बाद कैसा महसूस करेगा, और मेरा ऑडियंस इस स्पीच के बाद क्या एक्शन लेगा, या फिर मैं उन्हें क्या एक्शन लेते हुए देखना चाहता हूं। जब ये तीनों चीज आपके माइंड में क्लियर होगी तो फिर प्रेप या किसी भी फ्रेमवर्क के साथ आप रॉक कर सकते हो, आप सच में माहौल जमा सकते हो। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सभी लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो जैसा कि हमने समझा कि अगर आपको ये क्लियर है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट पर अपने विचार स्पष्ट करने हैं, तो सभी फ्रेमवर्क्स में से सबसे बढ़िया जो फ्रेमवर्क है, सबसे आसान जो फ्रेमवर्क है, वो है प्रेप। प्रेप स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट, आर फॉर point रीजन, ई फॉर एग्जाम्पल reason एंड पी अगेन स्टैंड्स example? फॉर पॉइंट। ठीक है, ये क्यों आसान है इसको समझिए। इजी टू यूज है, ठीक है, आपके लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को माइंड में रखने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप ये फ्लो होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 50% तो इसमें रिपीटेशन है। आपने एक पॉइंट शुरू में बोली, आपने एक रीजन दिया, आपने एक एग्जाम्पल दिया, और लास्ट में फिर से इन सभी चीजों को मिलाकर समराइज करके मोर इफेक्टिवली, पावरफुली फिर से पढ़ दिया अलग शब्दों में। तो प्रेप इज वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे why should I visit India, which sport do you like most,
इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग? तो अगर आप सभी समझ पा रहे हैं कि हमें तो फ्रेमवर्क मालूम है और हमारे लिए डिलीवरी आसान हो सकती है, तो ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, वाई शुड वन विजिट इंडिया, पहला। दूसरा, इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग? और तीसरा, क्या था तीसरा? किसने सुना बराबर? 3 टॉपिक मैंने बोले थे आपसे। What क्या do बोला था मैंने what तीसरा my पॉइंट? audience to know? सॉरी? What do my audience to do? Call to नहीं action नहीं, वाला. वो नहीं था। मैंने अभी 3 टॉपिक बोले थे। पहला टॉपिक बोला था व्हाई शुड वन विजिट इंडिया, सेकंड, इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग, एंड थर्ड वन वाज विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट। चलो हटा, विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो आपको इन तीनों टॉपिक में से मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं कि आप कोई सा भी एक टॉपिक चूज कीजिए, और हम में से हर स्पीकर आज किसी ना किसी टॉपिक पर प्रेप को फॉलो करता हुआ एक शानदार प्रेजेंटेशन देने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको पहले से दे रहा हूं। आप अपना टॉपिक चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन बोलना चाहेगा? कौन सी टॉपिक पे? अपना नाम बताए, टॉपिक बताए। सर एक बार फिर से क्लियर कीजिए ना, पॉइंट जो बताए थे एक बार फिर से क्लियर कीजिए प्लीज. वाई शुड वन विजिट इंडिया, पहला। दूसरा, इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग? ठीक है। तीसरा, विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट? इन तीनों टॉपिक में से आप कोई सा भी एक टॉपिक लेकर अपना स्पीच सुना सकते हैं, प्रेप फ्रेमवर्क को फॉलो करके। मैंने आपको क्या बताया कि प्रेप क्यों आसान है? इजी टू यूज है। दूसरी बात, इजी टू फॉलो है। आपके ऑडियंस इजीली समझेगा। क्यों? क्योंकि उनके लॉजिकल माइंड को अपील करने के लिए रीजन है, और एग्जाम्पल से इमोशनल माइंड को भी कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता है। तब जो लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग में, तो फिर रिसेप्शन, रिटेंशन, ये आसान हो जाता है। इसलिए पॉइंट जो आपने पिच किया सबसे इंपॉर्टेंट, कि सबसे डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट था आपका, व्हाई शुड वन इज विजिट इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए इंडिया में इतनी वैरायटी है, एक ही कंट्री में इतनी वैरायटी है कि दुनिया भर घूमो या ना घूमो, भारत घूम लो तो आपको यह अनुभव हो जाएगा। आपने क्या किया? अपना पॉइंट डाला। अब आपको उसका रीजन देना कि ऐसा क्यों बोला। आप बोल सकते हैं इंडिया की इतनी वास्ट जियोग्राफी है, इंडिया की इतनी महान सांस्कृतिक विरासत है, इतना पुराना इतिहास है, इतनी विस्तार वाली जियोग्राफी है, यहाँ के एक्सपीरियंसेस, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का भोजन, सब कुछ इतना सारा है कि आपको मजा आना स्वाभाविक है। एग्जाम्पल क्या दें? कि वाराणसी के स्पिरिचुअल गंगा के घाट्स, आगरा का शानदार ताजमहल, गोवा के सनकिस्ड बीचेस, और केरला के लवली सेरीन बैकवाटर्स, लद्दाख की वो चुंबक वाली हील जो हर एक आगंतुक को, हर एक ट्रैवलर को एक्साइट करती है जब गाड़ी अपने आप एक डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। नॉर्थ ईस्ट की बैम्बू की खेती, नॉर्थ ईस्ट के चाय के बागान, इतनी सारी वैरायटी और कहां पाओगे मेरे दोस्त। तो मैंने क्या क्या किया? क्या किया? मैंने बताया सबसे पहले अपना पॉइंट कि व्हाई शुड वन विजिट इंडिया, अपना पॉइंट डाला। फिर पॉइंट कैसे, क्या क्या उसमें रीजन था, लॉजिकल माइंड को मैंने अपील किया, क्या रीजन है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे एक्सपीरियंस हो। और फिर मैंने एक एक करके हर कॉन्टेक्स्ट को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत किया। और फिर लास्ट में बोला, अगर किसी को भी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, एक सेफ टेरिटरी चाहिए, और उसको एक ही ट्रिप में सिविलाइजेशन का भी आनंद लेना हो, शांति का भी आनंद लेना हो, डाइवर्सिटी का भी आनंद लेना हो, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी आनंद लेना हो, और सब कुछ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करना हो, तो फिर कौन सी जगह है? इंडिया। ठीक है,
तो ये रहा प्रेप का फ्रेमवर्क। आप इसको जैसे मर्जी वैसे यूज करो, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये ध्यान रहे कि 9:53 हो गए हैं। अगला 35 से 40 मिनट हम इस सेशन में, तो जो टाइम आपको मैं दे रहा हूं उसका ख्याल रखते हुए अपनी स्पीच को आज कंक्लूड करना है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में अपने आप को बांध कर अपने स्पीच को प्रेजेंट करना ये भी एक इंपॉर्टेंट कला है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि भाषण प्रतियोगिताओं में वो बजर बजने लगता है कि बस करें, आप कंक्लूड करें। तो इसी टाइम फ्रेम में, 2 से 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपनी स्पीच कंक्लूड करनी। आर वी रेडी? वेरी गुड। ठीक है, आप कोई सा भी टॉपिक चुन सकते हैं। मैंने बताया वाई शुड वन विजिट इंडिया। सेकेंड टॉपिक, इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग। और तीसरा टॉपिक, विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट। आप कोई सा भी टॉपिक चुने और अपनी स्पीच दें, हम सुनेंगे। हु इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट? शब्द नहीं आ रहे, शब्द। सिंपल है, आप सबसे आसान टॉपिक चुन चुन लीजिए। आपके पास तीन ऑप्शंस में से सबसे आसान टॉपिक मैंने बोल दिया। खेलना खेलना तो सबको आता है, बचपन में हर कोई कोई ना कोई गेम खेला है। ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें से पिक कर सकते हैं। उसे प्रेप प्रेप यूज करना है सर उसके लिए। प्रेप यूज करना है। इज दिस सॉफ्टवेयर इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग, ये एरिया समझ नहीं आ रहा है। इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इज दिस सॉफ्टवेयर वर्किंग, ठीक है। ये हो सकता है कि मैनेजमेंट की टीम जो है इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बैंक में फिनेकल 10, फिनेकल 8, फिनेकल 9 करके बैंक में एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होता है, जिससे कि बैंकिंग में हम लोन के प्रोडक्ट्स या फिर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कर पाते हैं, लोगों की एफडीज कर पाते हैं। ठीक है, लोगों का मोबाइल नंबर चेंज कर पाते हैं, है ना, लोगों की प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन दे पाते हैं अगर उनको कुछ फेस हो रहा है उनके अकाउंट को हैंडल करने में, उनके ऐप को हैंडल करने में। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए टीम को इनवाइट किया गया है कि कस्टमर्स की बहुत शिकायत आ रही है कि पिछले सॉफ्टवेयर से जो नया सॉफ्टवेयर है वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है, इसमें काफी लैग्स हैं, इसमें काफी डिफिकल्टी है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो किसी एक एक्सपर्ट को जो आईटी में दक्ष है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसको अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया। आप ये कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि अगर मैं कोशिश करूं इस बारे में कि ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, तो आप कंटेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सा है, उसके बाद आप लोग भी कर पाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, we all are here to brainstorm on a topic, is this software working? ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, देवी और सज्जनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है, लेकिन इसका जो लेटेस्ट वर्जन है अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाया है। इसी वजह से इसमें कुछ लैग्स हैं। ये काम कर रहा है या नहीं, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। ये देखिए, आपके सामने मैंने ये सॉफ्टवेयर चलाई और इंटरफेस बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मैं इस पर काम कर पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं कोई कमांड दे रहा हूं, आप देखें कि ये गोल गोल जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है, लेकिन अभी इसकी स्पीड ऑप्टिमम नहीं हो पाई, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर्स के कुछ प्राइम फीचर्स अभी नए वाले सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं। और हो सकता है कि हमने समय से पहले इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया। इसके पीछे दो वजह हो सकती है कि जब लाइव इन्वायरमेंट में
हमारे टीम के लोग जो फ्रंट चेयर वॉरियर्स होते हैं, जो कस्टमर से सीधे इंटरेक्ट करते हैं, रियल टाइम में अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करें तो उनके क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं अभी बैक ऑफिस को मालूम चल सके। तो जैसा कि देखा आपने कि अभी मैंने एक कमांड दिया था, F4 दबाया, लेकिन अभी उस कमांड का एग्जीक्यूशन मुझे इंटरफेस पे नहीं दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं? सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लेकिन उतनी इफेक्टिवली नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, और कस्टमर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वैसा फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब आपने क्या क्या बोला? पहला आपने कंटेक्स्ट सेट किया कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये ये कर रहा है। क्वेश्चन जो है अपने आप में बेमानी है, क्योंकि ये काम कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड टर्म्स पे काम अभी करना शुरू नहीं कर पाया। ठीक है। आपने रीजन भी बताया कि पिछले सॉफ्टवेयर के जो प्लस पॉइंट्स थे, जो प्राइम फीचर्स थे, नए वाले सॉफ्टवेयर में अभी तक इंटीग्रेट ठीक से नहीं हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हमको नहीं दिख रहा है। फिर आपने उन लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी दिया। आपने कमांड दबाया, कमांड दबाने के बाद देखा कि सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है, लेकिन इंटरफेस अभी स्लो है। इसी वजह से कमांड के बाद रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो आपने पॉइंट सेट करा कि ये सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है, पूरी तरह नहीं कर रहा है, रीजन भी बताया क्यों नहीं कर रहा, और फिर एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि काम कर रहा है, नहीं कर काम पूरी तरह क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपने डेमोन्स्ट्रेट भी किया। और फिर पॉइंट क्या बोलना लास्ट में आपको, हमने देखा कि जो फिनाकल 10 सॉफ्टवेयर है, फिनाकल 9 के जो प्राइम फीचर्स थे वो पूरी तरह से अभी फिनाकल 10 में इंटीग्रेट नहीं हो पाए, लेकिन जो फिनाकल 9 की जो कमियां थी वो फिनाकल 10 में एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस सच में पुराने फीचर्स को इंटीग्रेट कर कर नए सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से डाल दिया गया और रियल टाइम में ये क्विक रेजोल्यूशन हमको दिखाई देने लगा, तो फिर इसकी इफेक्टिवनेस वास्तव में हमको दिखाई देगी। तभी हमें लगेगा कि इसमें इतना जो इन्वेस्टमेंट किया गया था इस सॉफ्टवेयर को अक्वायर करने में, वो रियली वर्थ इट था। तो आपने देखा कि एक लाइव एटमॉस्फेयर में भी एक ऐसे टॉपिक पर जिसपे कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बोरिंग सा साउंड हो रहा है, और बोर्ड रूम में आप बैठे हैं, आपके सामने बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, वहां पर भी एक लाइव वायर बन के और एक पर्सपेक्टिव के साथ अपना प्रेजेंटेशन देकर आप वहां के स्टार बन सकते हैं। सबको लग रहा था कि इस सॉफ्टवेयर में कमी है, लेकिन एक बंदा आता है, उसने बोला कि जहां तक मैं समझता हूं कि यह सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं, तो ये क्वेश्चन ही बेमानी है कि काम कर रहा है या नहीं। काम तो कर रहा है, लेकिन उतने इफेक्टिव काम कर रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए था पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन गलत पर्सपेक्टिव पे चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैटर की सीरियसनेस ज्यादा ग्रेव दिखाई दे रही थी। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि देखिए एकदम बिल्कुल प्लेन टॉपिक था। कभी कहते हैं ना कि दाल में बिना नमक डाले हुए, बिना उसमें घी डाले हुए, बिना तड़का लगाए हुए आप जैसे बीमार होते हैं, आपको बोला कि इसको पीना तो पड़ेगा। अब ऐसे अगर टॉपिक आपके सामने में आ जाते हैं जिसमें आपको तो मालूम है कि एक सेंटेंस बोलूंगा स्पीच खत्म हो जाएगी, फिर हमारा माहौल उड़ जाएगा, फिर लोग बोलेंगे क्या बोलने आता है, क्या नहीं आता बोलने, ऐसा होता है ना अक्सर। तो आपको अब देखिए, अब आप इससे थोड़ा सा आसान टॉपिक उठाइए, थोड़ा सा आसान टॉपिक इसको ऐसे उठाते हैं कि विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट? कौन कौन सा खेल आप लोग बचपन में खेल चुके हैं, ये बताइए, हाथ उठाइए। क्रिकेट। जी, कौन सा खेल खेला आपने? क्रिकेट। क्रिकेट। मनोज जी, आपने कौन सा खेल खेला? अनम्यूट 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 कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मनोज जी। सर, हाँ, कौन सा खेल खेला आपने बचपन में?
यही है सर, क्रिकेट हो गए, खो खो हो गए, दौड़ भाग जो होते थे बचपन के, उसमें तो ज्यादा रुचि रही नहीं खेल में। तो खेल खेलने में हाँ, भी सोचने में आ रहा है कि यार कौन सा खेल खेला, कौन सा बोल है, यही आ रहा है क्रिकेट। राठौर जी, आपने बचपन में कौन सा खेल खेला है? मैंने तो कंचे खेले हैं, गुल्ली डंडा खेला है, और जी। क्रिकेट क्रिकेट खेला है, कैरम हम्म। बोर्ड। तो इसमें आप ही मान लीजिए, वॉलीबॉल, ये सब खेलता था मैं। बहुत बढ़िया। क्रिकेट का वेणुलाल जी, ज्यादा कौन शौक सा था। खेल खेला है बचपन में? सर क्रिकेट ही खेला है, बहुत सारे खेल खेले हैं वैसे तो, पर हाँ। क्रिकेट पे कुछ ज्यादा ही फोकस, पसंद भी हम्म। वही है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे पूछ लिया आपसे, विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। मैं बचपन में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेला करता था, ठीक है। तो जिस भी खेल में मेरी रुचि थी, उस पे मैं बात कर सकता हूं, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैंक तो नहीं रहूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने सिंपल सा ऐसा बोला कि मुझे बास्केटबॉल का गेम सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, पॉइंट। मुझे बास्केटबॉल का गेम सबसे ज्यादा पसंद है। प्रेप में से मैंने क्या कर लिया अभी तक? आपने, बोलिए। व्हाट एक डू पॉइंट ले आई लिया वांट आपने। माय पॉइंट, ऑडियंस टू नो? पॉइंट दिया पॉइंट। बास्केटबॉल का। पॉइंट वन। पॉइंट पॉइंट कर दिया लिया यूज, बास्केटबॉल का। बिल्कुल सर। ठीक है। वन मुझे पॉइंट। बास्केटबॉल सबसे ज्यादा पसंद है, पॉइंट बोल दिया। अब हम्म, मुझे क्या करना है? रीजन बताना है, रीजन बताना है। ठीक है। मुझे बास्केटबॉल इसलिए पसंद है क्योंकि मैं एक टीम प्लेयर हूं, और बास्केटबॉल टीम गेम सिखाती है, टीम वर्क जी। सिखाती है, ठीक है। पहला जी। पॉइंट, विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया, आई लाइक बास्केटबॉल, पॉइंट दे दिया आपने। रीजन क्या दिया? आई लाइक बास्केटबॉल बिकॉज आई एम ए टीम मैन, I want to learn the nuances of teamwork, and basketball teaches us the nuances of teamwork like no other game. ठीक है। अब रीजन तो दे दिया आपने, लेकिन लोग बोले कैसे कैसे भाई, टीम वर्क कैसे सिखाती है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अब आप देंगे एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे आप? बास्केटबॉल में जितना ध्यान हमें अपने प्रतिद्वंदियों पे देना पड़ता है कि वो कहां हैं, कैसे हैं, हमें साथ साथ अपनी निगाहें अपने उन साथियों पर भी रखनी होती है कि वो मेरे बास्केट को रिसीव करने के लिए कहां पे प्लेस्ड हैं। ना सिर्फ मैं अपोनेंट्स पे ध्यान देता हूं, बल्कि अपने उन टीम मेंबर्स पर जो किसी परिस्थिति में किसी प्लेयर के सामने किस जगह मौजूद है, ये मुझे साथ में देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं खुद से अकेला बास्केट करने की कोशिश करूंगा तो कभी ना कभी वो बास्केट करने के मेरे मंसूबे विफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन वर्सेस ऑल, उनके 5 लोग, मैं अकेला, और ऐसे में बास्केट करने की संभावनाएं हो जाएंगी कम। और हम जानते हैं कि बास्केटबॉल में पॉइंट्स अर्जित करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने ईगो को बैक किया तो मेरी संभावनाएं हारने की बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर मैंने समन्वय पे जोर दिया और मैंने ये देखा कि मेरे टीममेट्स किस जगह पे खड़े हैं, तो मैं डॉज कर कर उनको पास कर दूंगा, और उनके हाथ में बॉल आएगी, फिर किसी और खिलाड़ी के हाथ में आएगी, और बास्केट बास्केट होगा, पॉइंट्स बनेंगे, हमारी टीम लीड कर सकेगी। एंड इट्स ऑल अबाउट स्कोरिंग माय डियर फ्रेंड्स। विदाउट टीम वर्क इन ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन we cannot achieve much. Doesn't matter how talented you are, but if you are not understanding the importance of your team, if you do not understand how to delegate your work to your teammates, you cannot optimize the potential of your team as a whole, and you won't be able to achieve targets. Targets are sacrosanct. टेक एवरी वन इन योर स्ट्राइड, सभी लोगों को अपने साथ एक ट्रस्ट के माहौल में लेके जाओ कि टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल डू इट। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू अचीव ऑल द गोल्स ऑल अलोन। अकेले की बस की बात नहीं, टीम की जरूरत है, टीम को समझने की जरूरत है। और अगर हम सब लोग का मकसद एक हो जाएगा कि मिलकर बास्केट करना है, तो बास्केट होगी, मैच जीते जाएंगे, टारगेट अचीव होंगे, और हमारी बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, हम अगली बार और तेज गति से
और तीव्रता के साथ और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ज्यादा खुशियां, ज्यादा प्रॉफिट्स, ज्यादा सैलरी हाइक, ज्यादा अच्छा प्रमोशन। क्या चाहते हैं? खुद पे एतबार कर कर और खुद को धोखा देकर अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, या फिर इस भावना के साथ कि हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, इस पर काम किया जाए और ज्यादा टारगेट अचीव किए जाए, ज्यादा सक्सेस अचीव की जाए और एक नया बेंचमार्क तैयार किया जाए कि टीम वर्क सैक्रोसेंट है, टीम वर्क की भावना पवित्र है और इस भावना की इज्जत करने से हम सभी जीत सकते हैं। ठीक है? अब देखिए क्या क्या हो गया। पॉइंट हो गया, रीजन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और लास्ट में मैंने क्या किया, फिर से बोला कि बास्केटबॉल एक टीम गेम है। मुझे बास्केटबॉल पसंद इसलिए है क्योंकि वो टीम गेम है, और एग्जाम्पल भी दिया कि टीम गेम कैसे है, और उसके बाद से वापस से अपने उस पॉइंट को रीएम्फसाइज किया कि अगर हम इसको टीम गेम की तरह लेते हैं तो हम टीम वर्क सीखते हैं, और टीम वर्क सीखने से हम अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस यस, समझ में आ रहा है? यस PREP, प्रेप मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। शुरुआत में असहज लगेगा, आपको लगेगा शब्द ही नहीं आ रहे हैं सर, इमोशन ही क्रिएट नहीं हो रहा। दैट्स फाइन, डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इन डेज टू कम। सचिन जैसे तेंदुलकर ने एक बार बस बैटिंग कर मार्शल को फेस करना नहीं सीखा था, उसके भी नाक टूट गए थे वकार यूनिस के सामने। दूसरे साइड में जो बैट्समैन खड़ा था वो बोला, ए तेंदिया क्या कर रहा है, नाक टूट गई तेरी, मर जाएगा यार, चला जा तू। तेंदिया सेड, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया सीख रहे होंगे, ह्यूमिलिएशन होगी, फ्रस्ट्रेशन फील होगा, बुरा लगेगा कि मैं नाकाफी क्यों हूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा मैचेस खेले थे, लेकिन सिर्फ 50 मैचेस में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। 450 बार इसके लिए सचिन को फेल होना पड़ा था। तो जो सबसे पहले 450 बार फेल होगा उसके लाइफ में सफलता पहले आएगी। इस हसल वाली माइंडसेट में आना पड़ेगा कि अगर तेज सफलता चाहिए तो तेज फेल होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रेप में सीखने के लिए बार बार गलती पहले करनी पड़ेगी, दूसरों से पहले करनी पड़ेगी, और तब तक करते रहेंगे जब तक ये कॉन्फिडेंस खुद ब खुद फील ना हो जाए कि प्रेप सही तरीका है, प्रेप सही फ्रेमवर्क है। ग्रेट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस आर वी ऑन द सेम पेज माय डियर फ्रेंड्स? क्या गौरव हम सभी सर, एक ही पेज पर हैं? सर गुड गुड, वेरी गुड सर, एक पॉइंट था। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? जी बोलिए। हाँ, जैसे विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक मोस्ट वाले में, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ उससे, प्रेप से। तो मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा है कुछ चीजें है, लेकिन जबान तक के आने में वो मतलब कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट आ रहे थे। मनोज जी, जैसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है ऐसा सबको हो रहा है, सेम है। वो शब्द नहीं आ रहे, सेंटेंस नहीं आ रहे, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा है अंदर बहुत अब कुछ हो रहा है। सोचिए, देखिए राठौर साहब ने क्या बात उपयुक्त एकदम रखी है यहाँ पे कि मालूम है क्या बोलना है लेकिन शब्द ही नहीं आ रहे हैं, शब्द ही नहीं आ और कोई बोल दे तो लग रहा हाँ यही तो बोलना चाह रहे रहे। थे, हाँ, यही बोल। यही तो बोलना चाह रहे थे। तो ये जो शब्द ना आने से लेकर यही बोलना चाह रहे थे कि बीच का जो गैप है, इसीलिए लाइव सेशन है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई जज नहीं करेगा। वी आर इन द सेम बोट माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निक इंडिया का कोई भी कोच किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं रिवील करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर सब कुछ एक जगह रिवील कर देगा तो सब लोग को लगेगा आई कैन ऑल्सो डू इट। जैसे कि सब कोई सक्षम हो, सब कोई कर लेगा, सब कोई मेरे सामने बढ़ता हुआ मैं देखना चाहता हूं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट क्यों नहीं किया जा रहा ये चीज? आप सोचिए, हम सभी के लाइफ में
ये बहुत रेलेवेंट चीज है। ऑन द स्पॉट किसी रैंडम टॉपिक पे अगर हमको कभी कुछ बोलना पड़ गया अपने ही फील्ड से रिलेटेड, और हम प्रिपेयर्ड नहीं है, और वही कोई दूसरा तैयार बंदा जो पहले से एज्यूम करके चलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं ब्रेनस्टॉर्म खुद से कर लेता हूं पहले 20 40 50 50 60 70 क्वेश्चंस इस तरह के अपने फील्ड से रिलेटेड वो माइंड में लेकर बैठा है तैयार कि पूछो, आने दो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तैयारी मैंने पहले कर रखी है, मैं जवाब देने की सिचुएशन में आ ही जाऊंगा। जब तक आप इतना ज्यादा वृहद तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस नहीं देंगे, जितने भी कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड अपने आप को प्रैक्टिस नहीं देंगे अपने फील्ड ऑफ एंडेवर में, तब तक ये परेशानी में आप रहेंगे। अगर मुझे बैंकिंग के ऊपर में कुछ बात करनी है, नो फ्रील अकाउंट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत करनी है, तो अगर मुझे नो फ्रील अकाउंट होता क्या है, जनधन खाता होता क्या है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बात करूंगा उसकी इंपॉर्टेंस पे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि आपको अपने फील्ड की नॉलेज बेस बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज बेस अगर आपका बढ़ता जाएगा, आपके लिए चीजें स्ट्रीमलाइन करना, पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। अभी देखिए, जो मैंने आपके सामने टॉपिक दिए थे, ठीक है, व्हाई वन शुड विजिट इंडिया। जाहिर सी बात है, कल मैंने आपको बोला था अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछ सकते हैं ये किसके लिए है। ऑर्गेनाइजर बोलेगा कि सर हम तो बस एक पीपीटी तैयार करना चाहते हैं जिसमें हमें आपकी एक्सपर्टीज जो है लगेगी, जिसमें हमें फॉरेनर्स को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन्स को, ऑस्ट्रेलियंस को, यूएस वालों को हमें ये बताना है कि इंडिया क्यों विजिट करना है, क्योंकि हमें इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर दिख रहा है जिसमें एक बहुत संभावना है, और अगर हम इसको टैप कर पाए, मार्केट कर पाए, इंडिया को मार्केट कर पाए, तो हमारी जीडीपी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो हमें एक शानदार प्रेजेंटेशन बनानी है कि इंडिया को कैसे आकर्षक बना के सामने में दुनिया के प्रस्तुत किया जाए। आप इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड देखते हैं, इनक्रेडिबल एमपी का आपने देखा ऐड, हाँ जी, हाँ एमपी गजब है, हाँ ये हाँ, बहुत सबसे बढ़िया। अलग है कि नहीं। तो ये यस। सब क्या है, ये आपके स्टेट की जीडीपी, आपके कंट्री की जीडीपी बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अरे पहले से ज्यादा सेफर इन्वायरमेंट, पहले से ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज, हाँ, और दुनिया के कंपैरिजन में एक ऐसी कंट्री जहां पर आप $1 में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया हॉट डेस्टिनेशन और क्या हो सकता है। एक ही कंट्री के अंदर आपको डेजर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर आपको समंदर भी देखने को मिल रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर आपको गैंजेस का मैदान भी दिखाई दे रहा है, और एक ही कंट्री के अंदर हिमालयास भी आपको दिख रहा है। ऐसी वंडरफुल। और दूसरी कौन सी कंट्री है मेरे भाई। इंडिया गजब है। यस। इसके गजब होने में यकीन करो, सोचो, खाली एआई देखते देखते व्हाट्सएप स्टेटस नोटिफिकेशन, जानते हो आज पढ़ रहा था मैं ये नोटिफिकेशन क्यों दिखाए जा रहे हैं, कि दुनिया में एक ऐसी लॉबी है जो चाहती ही नहीं है कि आप फोकस कर पाए 1 मिनट भी। और आप देखना, एक नोटिफिकेशन आई, आप उसमें घुसे, अभी क्या चल रहा था, 5 मिनट बाद भी उसी स्टेटस में रहोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। हम्म। तो आज से कभी भी अपना डीप वर्क कर रहे हो तो नोटिफिकेशन सारे बंद कर देना, कि अगले 1 घंटे मुझे कुछ नहीं देखना है, दुनिया में भूचाल भी आ जाए तो मैं जीवित हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, 1 घंटे तो करना है। ये नोटिफिकेशन आपसे आपका फोकस छीनने के लिए, बहुत स्मार्ट लोग हैं दुनिया में जो चाहते ही नहीं कि आप उनकी तरफ फोकस कर सकें, आप उनकी तरफ टारगेट कर सकें, उनकी तरह गोल अचीव कर सकें, और हमेशा आपको लगता रहे हमें उनके जैसा बनना है। आपको आपके जैसा बनने से सिर्फ आप रोक रहे हो, आपकी संभावनाओं को देखने से सिर्फ आप रोक रहे हो, और वो नोटिफिकेशन उसमें आग का घी का काम कर रहा है। अरे इसको एक नोटिफिकेशन दिखाओ ना, इंस्टा पे क्या हुआ, फेसबुक पे क्या हुआ, व्हाट्सएप में पड़ोसी के साथ क्या हुआ, और फ्लैट वाले ग्रुप में क्या हुआ, आज मेंटेनेंस का लफड़ा, किसको थप्पड़ लगी, मेंटेनेंस मांगने गया था खत्म, 1 घंटे का फोकस खत्म, आज कितने को सेल्स पिच करनी है खत्म।
1 घंटे बाद भी 1 घंटे पहले वाली स्थिति, और इसका रिपीटेशन रोज होता जाएगा, तो हम लोग ऐसी माइंडसेट के शिकार हो जाएंगे, आज यार ये कर लेते तो अच्छा रहता, ये क्यों नहीं फोकस कर पाए। तो प्रेप में आपको करना क्या, ये कॉन्टेक्स्ट क्यों मैं आपको दिखाना चाह रहा था। प्रेप में करना क्या, देखिए आपके लिए बहुत आसान है प्रेप। पी का मतलब होता है पॉइंट, एक ही पॉइंट पे बात करनी है, अलग अलग तरीके से। पॉइंट क्यों आपको इंपॉर्टेंट लगता है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। जी जी, एचपी सिंह राठौर साहब बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये प्रैप को थोड़ा सा ना एक एग्जांपल रियल एस्टेट का भी लेके दिखाइए जरा। इंदौर, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन इंदौर। बहुत कुछ बढ़िया ऐसा। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं। हाँ देखिए मनोज जी रेडी हो गया। यस मनोज जी, सो नाइस। चलिए चलिए Ready? मनोज जी आ जाइए मैदान हाँ हाँ, जंग। एटलीस्ट ट्राई करते हैं ना, क्योंकि हाँ समझ हाँ रहे हैं कहीं पे अभी हाँ छुप हाँ। रहे थे, तो अभी आने देते हैं, उससे बाहर स्टार्ट अभी करते उसकी हैं। फील्ड, अभी साहब का ये फील्ड है, इसमें बैटिंग होगी अच्छी। मनोज हाँ, जी हाँ की। देखिए ट्राई करते हैं बैट्समैन सर। तैयार है। इससे हाँ करेंगे, फिर आगे कोई भी मैटर आए फिर सिक्सर देंगे ना। नोटिफिकेशन भूल जाना है दिमाग से, अभी नहीं, हमेशा, मतलब हर दिन के नहीं, ये 24 घंटे याद रखना है। हाँ ये प्रेप यूज करना है तो बस इसमें बताइए, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। तो प्रेप के लिए हम इंदौर में, हाँ। देखो हड़बड़ा सर के जवाब इंदौर, मत देना, टेक योर आराम टाइम, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कॉपी में पॉइंट्स लिखने लिख लो। से। पॉइंट क्या हाँ रहेगा, रीजन क्या रहेगा, एग्जाम्पल क्या दोगे, और फिर उस पॉइंट को री इन्फोर्स कैसे करोगे, री इंस्टेट कैसे करोगे। एकदम सॉलिड प्रेजेंटेशन होना चाहिए 2 मिनट का, उसके लिए आप 1.5 मिनट यस 2 मिनट ले लीजिए। यस, रेडी सर। सर रेडी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्लीज। थैंक यू। हाँ सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इंदौर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं एमपी से हूँ, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें तलाशते हैं। या तो हम बैंकिंग में जाते हैं, हम एफडी वगैरह पे निवेश करते हैं, वो हमें गारंटीड रिटर्न देता है। हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। बट यदि हम उसमें देखें, यदि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रियल एस्टेट को देखते हैं, तो वो जो परंपरागत तरीके हैं निवेश करने के, उससे रियल एस्टेट, उससे आपको 3x रिटर्न तक के देता है। जैसे अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर मध्य प्रदेश की अब एक आर्थिक राजधानी बनते जा रही है। इस इस वजह से इंदौर में डेवलपमेंट की असीम संभावनाएं हैं। तो इंदौर एक ऐसा क्षेत्र हो रहा है जहां पे रियल एस्टेट और दूसरे सिटीज के कंपेयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे बहुत बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। रिंग रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, 8 लेयर 8 लेयर ब्रिज बन रहा है, जो कि एमपी का फर्स्ट पहला ऐसा ब्रिज है अपने आप में, जो कि एमपी में बन रहा है। जो बेंगलोर में बनता था वो अब यहाँ पे एमपी में बन रहा है। इसके अलावा पूर्वी रिंग रोड, पश्चिमी रिंग रोड, 2 रिंग रोड और की घोषणा हो चुकी है। 200 करोड़ के दो 8 लेयर ब्रिज सैंक्शन हो चुके हैं। डबल डेकर ब्रिज बन रहा है इंदौर में। ये एक ऐसा रीजन है जो कि अन्य अदर सिटीज के कंपैरिजन में, यदि आप इंदौर पे फोकस करते हैं, तो ये हमें हमारे पैसों को मल्टीफोल्ड करके दे सकता है इंदौर का रियल एस्टेट। तो ये, और इसके बाद में हम देखते हैं मेट्रोज जो डेवलपमेंट हो रही है इंदौर में। पिछले 6 साल पहले तक के हम देखते थे, हम न्यूज में सुनते थे कि ये मेट्रो आएगी, ये 5 किलोमीटर विस्तार होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब जब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब इंदौर की डेवलपमेंट का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इंदौर अपने आप में डेवलप होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम अभी देखते हैं इंदौर को बाय रोड भी जोड़ा गया है, आंध्रा से जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ से खंडवा ये नागपुर तरफ भी जा रहा है।
ये ये बाय रोड भी इसे पूरा वेल कनेक्टिंग किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में इंदौर एक ऐसा रीजन होगा, जो संभावनाएं आज आप देखते हैं, आप इंदौर पे फोकस करते हैं तो ये रियल एस्टेट में अपने आप में एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा, जहां पे कि आप ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक सर। मनोज जी, आपने अच्छा यस। प्रयास किया, लेकिन आप बहुत लंबा खींच गए बिना लोगों को फील कराए हुए। आप फिर से एक बार बोलना चाहेंगे? क्योंकि मुझे फर्स्ट। लगता है कि एग्जैक्ट जिस तरह से आप इसको पिच करना चाह रहे थे, वो हाँ। अभी थोड़ा उस चीज से आप दूर हैं। थोड़ा सा यस। क्रिस्प कीजिए उसको। आपको 2 मिनट का समय मिला है सामने प्रेजेंट करने के लिए, और आप मेन पॉइंट पे अभी एग्जाम्पल भी आपने नहीं दिया। आपने बोला हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, और लास्ट में पी वाले पॉइंट पे वापस नहीं आए आप। टू मोर थिंग्स आई वांट टू ऐड। जी जी। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जहाँ आपकी सफाई। प्रेजेंटेशन में लेते हैं उसको। चलिए, आप इंदौर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, राठौर साहब सर अपनी बात को मैं रखें। भी कहना चाहता हूँ। विवेक जी मैं कुछ भी कह एक रहे बात हैं कहना जी। चाहता हूँ सर। जी। सर एक तो इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी है, आईएम है वहाँ पे, और हम्म, इसके बाद एक सेंटर है महाकाल और नर्मदेश्वर जाने का भी। एक ग्रेट। स्पिरिचुअल, एक हम्म। सबसे अच्छी चीज है कि आईएम जो वर्ल्ड लेवल की चीज है, क्लीन सिटी। और उसको थोड़ा सा अगर जैसे एज अ पर्सन के आधार पे अगर मुस्लिम व्यक्ति जुड़ते हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि वो सलमान खान का परिवार भी यहीं से जाकर के गया है। इस तरह की कुछ बेसिक चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है विवेक जी, थैंक यू। एचपी राठौर साहब, आप बोलने वाले थे कुछ। यही चीजें ऐड कर वाई रहा था शुड मैं। यू इट इज इन्वेस्ट इन इंदौर? आई एम एन इन्वेस्टर, यू आर पिचिंग टू मी। ओके। आई लुक फॉरवर्ड कि ठीक है, मेरे को क्लीनेस्ट सिटी पसंद है, तो पहला रीजन ये बनता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंदौर बिकॉज इट्स ए क्लीनेस्ट सिटी, एंड द सेकंड इज इट इज सेकंड बॉम्बे, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इट्स ग्रोइंग फास्टर, सेंट्रलाइज्ड प्लेस बोल सकते हैं। एंड मेन थिंग क्या है कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, तरह तरह से लोग आते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर बेटर, धंधा करने के लिए सरकार का सपोर्ट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एजुकेशन वाइज टॉप इंस्टीट्यूशंस आर प्लेस्ड, मेडिकल फैसिलिटीज आर बेटर, सपोर्टेड बाय ऑल द साइट्स ऑफ बिग सिटीज, लाइक उधर पुणे होता है, या फिर इधर बॉम्बे होता है, फिर इधर अहमदाबाद होता है, इधर जयपुर, मतलब यू जस्ट टेक इट इन दिस वे कि सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ से पूरा आप देखें तो डिफरेंट राज्य से कल्चर इधर ट्रैवल करता है, मतलब दे आर स्टेइंग हियर, मतलब कुछ गुजराती भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, और हमारे नॉर्थ इंडियन भी हैं, साउथ इंडियन भी स्टे कर रहे हैं। फिर वहाँ चखना बहुत अच्छा मिलता है, मतलब नमकीन बहुत अच्छी मिलती है। दैट दैट आई फील इज वंडरफुल। वहाँ पर जो खाने का कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्ट्रीट फूड इज वंडरफुल। मैं इतना नहीं गया हूँ इंदौर, बट मैं एक दो बार जब भी गया हूँ आई फेल्ट इज हेवन। और हाई राइज। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंदौर? फिर से लास्ट पॉइंट बोलिए, पी वाली। हाँ, यहाँ यहाँ पर मैं इनसे भी पूछना चाह रहा था कि वाई शुड आई इन्वेस्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ ऐसी फैसिलिटीज है अवेलेबल, वहाँ पर इन्वेस्ट करने में हमको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं हमारे। सर हाँ, आप ऐड कीजिए जरा। एक वो आया, जैसे मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या इसका, एक ये आ रहा है कि इंदौर जो है ना सर, हॉरिजॉन्टली अभी एक्सपांड हो रहा है, वर्टिकली नहीं। तो हॉरिजॉन्टली जो मतलब इंदौर 360 डिग्री में अभी एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि लैंड है ना यहाँ पे बहुत। तो लैंड है, लैंड सिमटते जाएगी। वर्टिकली जो जहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़े चांसेस कम है, जैसे हम अदर डेवलप्ड सिटी में देखते हैं, वो डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलपिंग है अभी। मतलब ये हिंदी में बोलें तो ये अभी विकासशील है। इंदौर अभी विकासशील है, और बाकी जो हम दूसरे देखते हैं, नागपुर, पुणे, ये विकसित है। तो ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टली है इंदौर में जो डेवलपिंग हो रहा है, देखिए वर्टिकली नहीं। मनोज जी, तो एग्जांपल में क्या आएगा हॉरिजॉन्टली और इसके? वर्टिकली, ये एक सामान्य श्रोता को समझ में नहीं आएगा। ये रियल एस्टेट का हाँ, क्लीशे है। गौरव जी, ठीक है। गौरव जी, मैं जी हर्षित बोल रहा हूँ। जी, बोलिए साहब।
मैं एक लाइन इस पर बोलूंगा 2 मिनट में, एक एक ही 2 मिनट में मिनट बोलूंगा। हाँ बोलिए। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी जो कहा गया, सबसे हम्म। बड़ा चीज एक लाइन में मैं कहूंगा, हाँ क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच हाँ तत्व मिल अधम शरीरा। आहा। हाँ 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 है ना? हाँ इंदौर एक ऐसा शहर है हाँ जहां पर कि सब कुछ है। हाँ आपको शुरू क्षितिज, हाँ आकाश, यहाँ लगता हाँ है कि सूर्य की किरणें सुबह सुबह जब निकलती है तो मानो हाँ हम लोगों का गुलशन खिल जाता है। हाँ। वाह। बहुत पृथ्वी, बढ़िया। वाह वाह। पृथ्वी में हमारा इतना वहां का ऑक्सीजन लेवल है सर, वहां का जो पानी है ऑक्सीजन लेवल इतनी हाई है कि हमारे पटना में भी नहीं हम्म है ना। जो हवाएं रहती है इतनी शुद्ध वायु, जो कि हम्म दिल्ली में नहीं मिलती है। हम्म हम्म। दिल्ली वाले पछताते हैं कि मैं इंदौर में रहूं, हम्म है कि नहीं। तो और हम्म रही बिल्कुल। बात आग, जो फायर सिटी बनी है वहां का, फायर की जो आई है आग बुताने वाली कंपनी, जो हम्म अडानी ने लगाया है वहां पर, ये अपना हम्म कंपनी लगाया है फायर रोकने के लिए। सर वो हम्म पहली सिटी है जहां की फायर बुताने के लिए काम, जहां की फायर लगेगी ही नहीं। हम्म तो वो अब बताइए कि अपने जीवन को सुदृढ़, सक्षम, और कहे बात एजुकेशन की, इतनी बढ़िया पीपुल्स एजुकेशन ऑफ लर्निंग, एमबीए है, अभी आपका वहां का एम्स बनने जा रहा है सर। इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है, तो सबको चाहिए कि दिल्ली छोड़कर, नोएडा छोड़कर लोग आ रहे हैं तो हमें भी रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम्म। देखिए मैं तो ऐसे कहूंगा, इंदौर में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इंसान हैं और आपकी जिंदगी में स्वच्छता का, शांति का और समृद्धि का महत्व है, तो इंदौर से अच्छी जगह आपको हिंदुस्तान में दूसरी आज के माहौल में नहीं दिखाई देगी। भारत का स्वच्छतम शहर, भारत का हृदय प्रदेश, और हृदय प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आप सभी को आमंत्रित करती है एक ऐसी सिटी में रहने के लिए जहां पर शिक्षा का उच्च स्तर है, रियल एस्टेट में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, सुरक्षा है, स्वच्छता है, शांति है, और क्या चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं और आपको लगता है कि क्लास लाइफ चाहिए, तो इंदौर आपके लिए है। तो देर मत कीजिए, दिल्ली के पोल्यूशन से दूर, अवसरों की भरमाहट, भरमाहट नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, अवसरों की प्रचुरता और एक शांतिपूर्ण, ताजगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो इंदौर आपको निवेश के लिए पुकार रहा है। आइए, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक, तो ये रहा मेरा अपना एक तरीका। और देखिए क्या किया यहाँ पे, पावर ऑफ 3 मैंने इस्तेमाल किया। क्या बोला? प्रेप 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 यूज हुआ। स्वच्छता, दूसरा हम्म। क्या बोला, शांति, और तीसरा क्या बोला, समृद्धि। ठीक है। तो आप स्वास्थ्य। इसके ऊपर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लेटर ऑन। अभी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बताया कि इंदौर एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पर आईआईएम भी है, और क्या है, एम्स भी। इंदौर भारत की एकमात्र ऐसी सिटी है, या भारत की पहली सिटी है जहां पर आईआईएम के साथ में आईआईटी भी है। आईआईटी भी, हाँ। आईआईटी है खंडवा रोड पर, और आईआईएम है पीतमपुर, इंदौर पीतमपुर रोड पर, जहां पर भारत का जो डेट्रॉइट है ना, उसको पीतमपुर, पीतमपुर को भारत का, सॉरी, भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर को कहा जाता है। उसी रोड पर आईआईएम स्थित है। तो आईआईएम से पढ़कर आप जाएंगे कहां, इसके लिए अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीतमपुर आपका इंतजार कर रहा है। एक ग्रेट। एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग नेट्रिक्स है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग हाँ, नेट्रिक्स। अवसर की कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ बसना चाहते हैं तो आपके बच्चों के लिए प्रबल संभावनाएं हैं अपने जीवन में एक्सेल करने के लिए, सब कुछ है यहाँ। आप अगर भारत को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और पूरा भारत ट्रेवल नहीं कर सकते हो, जिंदगी में टाइम कम है, तो इंदौर में आ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ बिहार भी मिलेगा, यूपी भी मिलेगी, आपको महाराष्ट्र भी मिलेगा, और साउथ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ के नाश्ते में लोग पोहा भी खाते हैं, डोसा इडली भी खाते हैं, और साथ में लिट्टी चोखा का भी स्वाद आपको चखने को मिलता यस यस यस। है ना। तो और ये नोट सुंदर भी। बात आपको और हिंदुस्तान में और कहाँ दिखाई देगी। आपके जेब में अगर 50 रुपए भी हैं, तो आप 3 दोस्त सुबह सुबह का नाश्ता कर सकते हैं,
और आपके जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं बचा है, तो मां अहिल्याबाई होलकर की इस नगरी में आज तक का इतिहास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया है। आपको और क्या क्या बात। चाहिए? जीवन की परिस्थितियां खराब हों तब भी इंदौर आपके लिए बेस्ट सिटी है, क्योंकि आप यहां अकेले नहीं हैं, मानवता यहां जीवित है, आपको भूखा नहीं सोने देगी। और अगर आप विकास करना चाहते हैं, अपने आप को विस्तार देना चाहते हैं, पंख लगाना चाहते हैं अपने अरमानों में, तो ये सिटी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत कुछ अभी विकासशील से विकसित होने की राह पर चल रहा है। आइए, पहले इन्वेस्टर बनिए, दूसरों से पहले निवेश कीजिए, और जब आपकी प्रॉपर्टी में मनचाहा गेन हो और बहुत सारा मुनाफा आप बनाएं, फिर उसका आनंद लीजिए। इंदौर आपको आमंत्रित कर रहा है, स्वागत कर रहा है। ग्रेट, ग्रेट गौरव जी, सो नाइस, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। एंड सबसे बड़ी बात है कि नोट भी वहीं छपते हैं शायद आजू बाजू में। देवास में प्रिंटिंग प्रेस है। नोट भी वहीं छपते हैं। देखिए, विवेक जी ने एक बात बोली, और कि एक तरफ तो महाकाल है और दूसरी तरफ ओमकालेश्वर। ओंकारेश्वर, क्या बात जी, है। इंदौर है बीच में, तो दोनों साइड से भगवान शिव का असीम आशीर्वाद इंदौर शहर के ऊपर में है। है। और हमारी जो यहाँ की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनका ये मानना था कि मेरे राज्य का, मेरे शहर का हर नागरिक शिव है, और उसको शिव की तरह ट्रीटमेंट ही देना हमारा कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर बराबर है, असमानता की भावना यहाँ पे नहीं है, लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोविड जैसी परिस्थिति में जब लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट रहे थे, यूपी में, बिहार में, तो इंदौर बिना डरे, बिना भयभीत हुए, इस महामारी से बिना विचलित हुए रोड पर खड़ा था, धूप में, बारिश में, तूफान में, कि कोई भी इंसान भूखा इस शहर से ना गुजरे, कोई भी इंसान बिना चप्पल के शहर से ना गुजरे, कोई भी इंसान तबीयत खराब होने की वजह से यहीं पर दम ना तोड़ दे। ऐसे शहर में आप सभी को हम आमंत्रण देते हैं, आइए, आपका इंतजार कर रहा है ये शहर। मन से भी स्वच्छ है और भूगोल से भी स्वच्छ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। एमपी गजब है, इंदौर गजब है, आइए, आपका स्वागत है। कृपया मेरी पहली बुकिंग स्वीकार करें मनोज जी। हाँ। क्या बात है। बिल्कुल सर, आज मैंने ग्रुप पे लिखा भी था, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब अगर कोई विश्वास दिलाता है तो मेरे को छोड़, मतलब वो विश्वास दिला रहा है, वो मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी है। लिखा था सर, आपको धन्यवाद, मालूम है, थैंक यू यहाँ वेरी मच। पे मध्य प्रदेश में, इंदौर में, मैंने कन्नड़ में लोगों को बात करते देखा है, मराठी में बहुत धारा प्रवाह बात करते हुए देखा है, बिहारी मतलब भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में बात करते लोगों को देखा है, और अवधी में भी लोग यहाँ बात करते हैं। मथुरा बहुत जाते हैं यहाँ से लोग, बहुत प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का इतना नाम लेते हैं, मत पूछिए आप। राधे राधे इतने लोग कहते हैं, सुबह सुबह की जो ग्रीटिंग्स होती है उसमें लोग कहते हैं राधे राधे, है ना, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे इस तरह की ग्रीटिंग। मतलब सच में भारत का अगर हृदय प्रदेश इसको कहा जाता है तो बिल्कुल ये एप्ट है, बिल्कुल प्रॉपर है। और एक बार एमपी में रहकर एमपी का मजा जरूर चखना चाहिए। मैं यहाँ पर 12वीं के विद्यार्थी के रूप में 2002 में आया था इंजीनियरिंग करने के लिए। मुझे इंजीनियरिंग रास नहीं आई, मैं यहाँ से दिल्ली चला गया, लेकिन पता नहीं यहाँ की मिट्टी में क्या खुशबू है, उसने वापस मुझे खींच लिया। और 2011 से लेकर 2026 तक मैं इंदौर में जमा हुआ हूँ, और खूब मजा आता है मुझे इंदौर में रहने में। तो इतनी सुंदर, इतनी दिल के करीब रहने वाली सिटी है सर, जी। एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जो माता हिल्या देवी वाला आपने बताया ना, तो मैंने उसका पढ़ा था। तो माता हिल्या देवी ने अपने इंदौर के बारे में ये कहा था कि यदि यहाँ पे कोई आता है और वो यदि पूरे मन से ये काम करता है तो वो हमेशा ग्रोथ पाएगा, चाहे फैमिली, बिजनेस, ये ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट भी था। अहिल्या देवी जी ने कहा था। प्रॉस्पेरिटी तो है, जो भी आएगा यहाँ पर बिना प्रॉस्पर हुए यहाँ से नहीं जाएगा, ये मुझे मालूम है। मैं साइकिल पे आया था, आज मैं आराम से एक एसयूवी ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना घर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ की धरती पर रह के ही ये सब प्राप्त किया है ना। तो आई कैनॉट से माई थैंक्स टू दिस लैंड इनफ, क्योंकि यहाँ से सब कुछ मिला है। अपने जीवन में जो उत्थान देखा है मैंने जो प्रगति देखी है, मैंने जो कॉन्फिडेंस में इजाफा देखा है,
वो इंदौर की धरती पर रह के ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये तो मेरी माँ की तरफ पूजनीय है, इसको मैं नमन करता हूँ और इसकी शान में इजाफा कर सकूं इसके लिए भरसक प्रयास करता हूँ। थैंक यू वेरी क्या मच। बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनोज। चलिए, आज प्रेप पे चर्चा हुई। प्रेप पे बहुत सारे लोग असहज रहे, लेकिन अल्टीमेटली इंदौर शहर की चर्चा हुई तो प्रेप को लेकर मन में विचार आने लगे नहीं ज्यादा। नहीं, ये तो तो देखिए मेरा तरीका था कि रियल एस्टेट में कितनी पॉइंट्स आप निकाल के ला सकते हैं। आप दोनों ने जो पॉइंट्स दिए हैं, एक इन्वेस्टर से विवेक जी ने तुरंत बोला मैं आ रहा हूँ, देखिए, तो मैं भी सीख रहा हूँ। अब मैं देहरादून की बात करूंगा, उत्तराखंड की बात करूंगा कुछ दिनों बाद हाँ सिमिलरली। हाँ हाँ। सो लेट्स नहीं प्रिपेयर बिल्कुल, दो 22 अपने थिंग्स। तारीख को फील्ड के देहरादून में आ कॉन्टेक्स्ट। रहा हूँ सर। अरे मोस्ट वेलकम सर, फॉर फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अब तो देखिए गौरव जी आप लोग। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने प्रैप का। इससे ना ऐसा लगने लगा कि काम आसान हो सकता है। अभी मैं कल तक दो चार चीजें सोच के देखता हूँ कैसे इसको प्रैप को लगा के बात कर सकते हैं हम। एंड प्रेप पे वही है कि वर्ड्स बातचीत की। हाँ, प्रेप शब्द। को मास्टर कर लीजिए। मैंने तो 8-9 तरीके बताए हैं सर, और स्टेप बाय स्टेप जब एक की मास्टरी हो जाएगी ना तभी दूसरे में घुसे तब मतलब है। अदरवाइज इतना ओवरवेलमिंग हो गया था कल, मैंने देखा कि हम्म, लोग को यही सोच के बहुत खुशी हो रही थी कि 8-9 तरीके हैं, लेकिन आज हम्म, देखिए जब मैं एक तरीके पर आके फोकस कर रहा हूं तो एक में भी लग रहा है कि बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत बहुत कुछ है, कुछ अभी बहुत लर्न कुछ। करना है ना। हम्म, तो हम स्टेप बाय स्टेप सोचिए, अगर 8 9 मेथड अगर हमने मास्टर कर लिया है, तो हमारे लिए हम्म, कौन सा टॉपिक, कौन सा मंच जो है ज्यादा बड़ा होगा। हमारा विश्वास जिस दिन अपने ऊपर में इतना बढ़ जाए कि हम किसी भी टॉपिक के लिए तैयार हैं, हम किसी भी मंच के लिए तैयार हैं, फिर क्या है, पूरी दुनिया आपके चरणों में है। आपको जो है बस अपने आप को ये बैकिंग देनी पड़ेगी कि मैं इनफ हूं, मैं पर्याप्त हूं। आई विल फिगर इट आउट, कम व्हाट में, कम हेल और हाई वाटर, आई विल फिगर इट आउट। ये हम्म, कॉन्फिडेंस का लेवल मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अनुभव कर सके। और ये यात्रा है सर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बेस्ट पे या अपने पीक पे पहुंच गया हूं। अगर आज का मेरा परफॉर्मेंस मैं देखूंगा, उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ सुधार करने के बारे में दिखाई देगा। इसलिए रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है ना। और कल मैं इससे भी अच्छा कर पाऊंगा। मैं जब भी अपनी कोई स्पीच देखता हूं ना, तो मुझे सेकंड टाइम में लगता है अरे यहाँ कमी रह गई थी, मुझे और अच्छा करने का अवसर मिलेगा तो मैं इस बार कर लूंगा। तो अपने आप को रिकॉर्ड करना एक बहुत अच्छा टूल है सर। आप जो है कोई सुने ना सुने, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और फिर से उस वीडियो को रिव्यू कीजिए, आप सोच नहीं इसमें पाएंगे। जी। इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा हर्षू जी का, उन्होंने हम्म जो प्रैप फॉलो किया ना, हम्म। बड़ा बेहतरीन तरीके से दिया। उन्होंने रीजंस रीजंस दिए, एग्जाम्पल्स दिए, और जो पॉइंट ऑफ क्लोजर था, फैंटास्टिक। तो हर्षुल जी तो मतलब एकदम रियल एस्टेट के वास्तविक व्यक्ति हैं। हाँ। इसलिए तो आचार्य जी के इतना नजदीक है। दिल से बात करते हैं। और देखिए, ठीक। आपके फीचर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाएंगे सर, करेक्ट। आप लोगों को कैसा फील करा पा रहे हैं, लोगों से कितना यस। कनेक्ट कर पा रहे हैं इमोशनल लेवल पर, वहां पे सेल्स है। लॉजिकल परफेक्ट। माइंड को सब कोई अपील करने में लगा है, लेकिन लॉजिक के साथ साथ इमोशनल माइंड को भी अगर कोई केटर कर पाए, इन दोनों का ब्लेंड इतना जबरदस्त हो सकता है कि बस मजा आ जाएगा। तो अपने को मैंने क्या बोला, आपको मैंने 3 चीजें बोली कि स्पीच में क्या क्या होनी चाहिए। आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू नो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू फील, दूसरा फील। पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू डू। टू नो। ये तीनों चीज आपके अभी मनोज जी जो कर रहे थे ना, इन्होंने बस ये इस पे फोकस किया कि व्हाट डू आई वांट माय ऑडियंस टू नो। सेकंड चीज बिल्कुल मिसिंग थी, व्हाट डू आई वांट माय ऑडियंस टू फील। फील। ठीक है, जब ये भी होती ना साथ में, तो लॉजिकल ब्रेन को भी अपील करती, इमोशनल ब्रेन को भी लगता अरे वाह क्या बात है, लॉजिक तो है लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर क्या होता कि माइंड का जो फ्लाइट और फाइट मोड होता है ना, फिर रेजिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती। फिर कॉल टू एक्शन जब देते तो हो सकता है कि सामने वाला एक्शन ले सकता है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है ना। और सेल्स जी को जी एक एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 1,000 कॉल्स करने के लिए तैयार हैं एक दिन में, तो ये मान के चलिए 2 से 5 कन्वर्जन आपके हो सकते हैं, इसको कोई नहीं हरा सकता। हम्म, लेकिन अगर आप 10 ही कॉल करेंगे और 10 में से एक भी कन्वर्जन नहीं हुए,
तो अगली बार आपकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। तो आज का बिल्कुल। जो मूल मंत्र, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे के जाना चाहता हूं, वो ये है कि अगर अभी तक 100 कॉल कर रहे थे तो 500 करो, 500 कर रहे थे तो 1000 करो, 1000 में 4-5, 100% संभव। 1000 बार बोलते बोलते अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां पे कमी रह गई थी, कहां पे कमी रह रही है, कहां पे फीलिंग नहीं आ पा रही है मेरे बात में, कहां पे क्लोजर का पंच बराबर नहीं जा रहा है। हम लोग जो है ना, प्रयास उतनी बार नहीं करते। मैंने क्या बोला आपको, सचिन ने अगर 500 पारियां खेली तो सिर्फ 50 में अगर शतक बना पाया, इसके लिए 450 बार फेल होने के लिए भी उसने बैटिंग करी, और हर बार अपना बेस्ट देने के लिए जाता था, लेकिन हर बार बेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो सचिन परफेक्ट। दुनिया का महानतम बल्लेबाज, उसके कन्वर्जन रेट को देखिए, मात्र 10%। ग्रेटेस्ट इसलिए कहा जाता है कि 10% है, लेकिन 2 से 3% भी कर सको ना, वो कम नहीं है ना। ग्रेटेस्ट बनना तो 10% पे पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने आप को पहले से बेहतर रिजल्ट देना है तो 1000 में 2-3% भी बहुत है। 2-3% बहुत होता है, 1000 में 20-30 बहुत होते हैं बॉस, है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाइए, और रोज करते जाइए। अपने आप यू विल फिगर इट आउट कि कहां कमी रह रही थी, कहां पे और स्ट्रांगली पिच करना है, किस तरह से क्लोजिंग को बेहतर बनाना है। विद दिस, आप सभी को आज के लिए शुभ रात्रि, ओह, कल मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी आज इंटरेस्टिंग, वेरी राकेश सर नाइस, को थैंक सुनने यू। का हम लोग को मौका नहीं मिला सर। हाँ सर, बोलिए। राकेश सर आज कुछ बोले नहीं, आज बिल्कुल सुनने की अवस्था में थे। नहीं तो देखिए सर, क्या है, और ये जो अच्छा इनके स्पीकर जो पीछे का है, बैकग्राउंड है, इनका बीच वाला, लगता है कि हाँ बिल्कुल बीच में बैठ के आराम से धूप में सुनते हैं। देखिए क्या है सर, देखिए राकेश सर आज एब्जॉर्व करने वाले माइंडसेट के साथ आए थे। उनको ये मालूम ओके। है कि ये एक पेन पॉइंट है, मुझे इसको समझना पड़ेगा कि दूसरा कैसे इसको एड्रेस कर रहा है। अगर दूसरे के एड्रेस करने में मुझे अगर कुछ झांकी मिल जाती है कि अच्छा ये चीज समझ में नहीं आ रही, अब मुझे इसके ऊपर में काम करना। मैं आपको बता रहा हूं, अगले 2 दिन के बाद राकेश जी जब बोलेंगे तो जितने भी यहाँ स्पीकर्स हैं वो बोलेंगे कि क्या बात है। कारण क्या, राकेश जी ने अपना ग्राउंड वर्क करना चालू कर दिया माइंड। यस अब यस, देखना 2 दिन के बाद इनकी डिलीवरी कितने सॉलिड होने वाली है, आप देख लेना। कुछ एवरी कुछ जो डे है ना, वो इम्प्रूविंग, एवरी यस डे राकेश जी इम्प्रूव कर रहे हैं। राकेश जी की स्टाइल चेंज हो गई है, राकेश जी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नजर आ रहा है हमको। और ये बस ये सुपर पहुंचने वाले सुपर स्टाइल से, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि हर व्यक्ति जो है बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन राकेश जी में, अमोल जी में बड़े चेंजेस नजर आए मेरे को, बहुत ही राठौर टॉप सर, लेवल अगर पे। एक गीत का मुखड़ा आपके मुख से हो जाता, आज मजा आ जाता। अरे बाप रे श्योर, क्या, कहाँ से याद आ गया आपको गा सर अभी तो मैं देहरादून आऊंगा तो बैठ के सुनूंगा घर पे। अच्छा, उसी दिन का जो जलवा दिखा दीजिए सर, जो हम लोगों ने प्रेक वाली मीटिंग में देखा था। चलिए एक लाइन। बात है विवेक सर, बहुत शानदार याद किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी चाहेंगे सुनना। राठौर साहब चलो एक बिल्कुल। चलो इस थोड़ा रोमांटिक वाला सुना देता हूँ। ना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए कितना प्यारा वो निकल के आया नगमा। इसीलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। आइए आइए, बहुत वेलकम। बहुत सुंदर राठौर जी, बहुत नेचुरल आवाज है, बहुत इफेक्टिव आवाज है, दिल को और कनेक्ट कर उसी लिया दिन ही आपकी आवाज। जलवा सर ने कायम कर दिया था प्रेक में।
कर लेते चलिए, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और इस सेशन में आप सभी की उपस्थिति से ही रंग जमता है, इसलिए मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आते रहिए, आपस में इंटरेक्टिव हम लोग रहेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हाँ बोलिए सर। आज आज का जो प्रेप का बताया सर, मुझे तो ना जस्ट अभी ऐसा फील आ रहा है कि ये प्रेप में ही लाइफ निकल जानी है, प्रो लाइफ जो हम बनेंगे, बाकी के फंडे यूज करने की जरूरत ही ना यस पड़े। यस 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 परफेक्ट। सर, एक किताब है द वन थिंग, उसको पढ़िएगा। द वन थिंग। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं एक साथ में, और वो किताब आपको बताएगी कि फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है, डिस्ट्रैक्शन रहित जीवन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। उसको पढ़िएगा और उस पर ही आप एक दिन स्पीच दीजिएगा इस ग्रुप के अंदर। द वन थिंग। मैंने आपको क्या बोला, नोटिफिकेशंस जो है बहुत स्मार्टली हम सबके जीवन में जानबूझ के ढकेली जा रही है, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जो कि 1 मिनट भी मन से फोकस कर सके अपने काम। समझ गए। बिल्कुल पॉन्ड सही फ्री कह में इसलिए बांटा जा रहा है, दुनिया भर में पॉन्ड फ्री में इसलिए बांटा जा रहा है कि लोग इजिली डिस्ट्रैक्ट हो सके, और भारत का यूथ आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, टेस्टेस्टोरियन आप। खत्म हो जाए उसके अंदर में हाँ, जितनी ताकत है, ऊर्जा, वो खत्म हो जाए, वो क्वेश्चन पूछने के लायक ही ना बचे। सवाल जब लेकिन नहीं पूछे जाएंगे तो मनमानी करना आसान हो जाएगा। सोचिएगा इस लेकिन बारे गौरव जी, लेकिन गौरव जी, जब तक आप हैं आप इन चीजों को होने नहीं देंगे। आप में वो ताकत में। है, वो शक्ति है। आप भारत के थैंक यू, यूथ को एक नई डायरेक्शन देंगे, एक दिन देखिएगा। ये थैंक यू मेरी सर, वेल थैंक यू सर। विशेष है। मेरे जी प्रयास में कोई कमी नहीं रही, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल इस पथ पर लगातार चलता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी, जी। ठीक है। मैं ओके। जानता हूँ यहाँ से जाना भी थोड़ा प्रयास है मुश्किल सर कि होता आपको है, इंटरनेशनल लेवल लेके जाना है। मैं जानता हूँ यहाँ से जाना सबको मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैठने का आनंद ही कुछ और हो गया है। इतने इतने हाँ, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं अपने अपने फील्ड के, राकेश जी हैं, राठौर जी हैं, मनोज जी हैं, विवेक जी हैं, अमोल जी हैं, सबसे एक से बढ़कर एक हस्ती। लेकिन बिल्कुल बचपन में जाकर सीखने की जो ललक है आप में, ये आपको सेपरेट करती है उन सभी लोगों से जो सोचते हैं कि बहुत हो गया, बहुत कुछ सीख गया, अब जानने की क्या आवश्यकता है। और ये सब चीजें भारत को धीरे धीरे अपने आप स्ट्रॉन्ग करेंगी, और ये सबको संदेश देंगे कि उम्र जो है कुछ भी नहीं होती है। आपके अंदर में सीखने की अगर इच्छा है तो आप हमेशा जवान हैं, हमेशा आप युवा हैं, और युवा भारत को सुदृढ़ करने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सभी को यस बहुत यस। बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। गुड नाइट, और अपने विचार शुभ रात्रि। ग्रुप में जरूर थैंक यू। डालिएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।